दोस्तों, मैं सर के चैनल का एक श्रोता हूं और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो भयानक वाक़या सुना रहा हूं जो कुछ साल पहले मेरे अपने साथ पेश आया था। खैर, आज मैं एक कामयाब आदमी हूं, 20 बच्चे हैं, रोज़ी रोटी ठीक है, मगर वो रातें, वो घटनाएं, वो इमारत जो कि आज भी कभी कभी मेरे जहन में जाग उठती है। सच कहूं तो मैंने ये राज एक लंबे समय तक अपने दिल में दबाए रखा। आज जब देखा कि लोग अपने साथ पेश आने वाले अजीब वाक्य दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि अपना सारा हाल आप सभी के सामने रख दूं। ये सारी बातें बिल्कुल वैसे ही लिख रहा हूं जैसे कि मेरे साथ हुई थी। ये वाक्या तकरीबन 8 साल पुराना है। उस वक्त मैं एक गरीब बेसहारा जवान था जिस पर माँ और 4 बहनों की जिम्मेदारी थी। अब्बा का साया सर से उठ चुका था और घर का चूल्हा अक्सर ठंडा रहता था। मैंने इंटर तक तालीम हासिल की थी, मगर आगे पढ़ने की हिम्मत और गुंजाइश दोनों ही खत्म हो गई थी। बस एक ही आरजू थी कि किसी भी तरह शहर में नौकरी मिल जाए ताकि अम्मा के हाथ में चंद पैसे जा सके और बहनों के चेहरों पर थोड़ी सी खुशी नजर आए। एक दिन दोपहर को अम्मा पुराने अखबार में रोटियां लपेट रही थी कि तभी मेरी नज़र एक इश्तिहार पर पड़ी। उसमें लिखा था कि शहर के किनारे पर एक पुराने होटल में रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, तनख्वाह अच्छी है और रहने की जगह भी मुफ्त। मैंने वो इश्तिहार गौर से पढ़ा और दिल में एक रोशनी सी जागी, जैसे कि अल्लाह ने मेरे लिए कोई रास्ता खोल दिया हो। मैंने फौरन नंबर पर कॉल लगा दी। दूसरी तरफ एक भारी भरकम नरम आवाज़ वाले आदमी ने बात की। उसने कहा कि अपने कागजात लेकर आ जाना, इंटरव्यू होगा। मैंने उसी वक्त अपनी सारी डिग्रियां जल्दी से बैग में रख ली। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। अम्मा आंगन में चूल्हा जला रही थी। धुएं में लकड़ियों की खुशबू फैली हुई थी। मैं ठीक उनके पास बैठकर उनसे दुआ करने के लिए कह रहा था। दिल ही दिल ये भी सोच रहा था कि अगर ये नौकरी मिल गई तो सब कुछ बदल सकता है। ऊपर वाले का शुक्र देखिए, जब मैं ये सोच ही रहा था उस वक्त मेरा फ़ोन बजा। ये वही नंबर था जिस पे सुबह मेरी बात हुई। दूसरी तरफ से किसी ने कहा कि कल रात 9 बजे आ जाना, तुम्हें नौकरी पर रख लिया गया है, तुम्हारी तनख्वाह 30,000 रुपये होगी और रहने की जगह होटल के अंदर ही मिलेगी। साथियों, मैं चंद लम्हों के लिए चुप रहा, फिर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने शुक्र अदा किया और फ़ोन बंद करके अम्मा के हाथ चूम लिए। अम्मा की आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, बेटा बस अपनी नमाज मत छोड़ना और शहर के बुरे लोगों से बचकर रहना। मैं इतना खुश था कि रात भर ठीक से सो भी नहीं सका। मैं ठीक सुबह फजर के वक्त उठा। 2 जोड़ी कपड़े और 1 जोड़ी जूते और अपने कागज जो कि मैंने पुराने बैग में रखे थे। उस वक्त अम्मा ने मेरे ऊपर कुछ पढ़कर दम किया और कहा, मेरी दुआ तेरे साथ रहेगी। घर के दरवाजे पर मेरी बहनें खड़ी थी। उनके चेहरे पर उम्मीद और आंखों में रोशनी थी। मैंने अम्मा के कदम छुए और बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। बस में सवार होते वक्त सूरज अभी पूरा निकला नहीं था। खेतों पर धुंध छाई हुई थी। मैं खिड़की के साथ बैठा चुपचाप ये सोच रहा था कि शहर कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। दिल में खौफ भी था और जोश भी। हालांकि 4 घंटे का सफ़र था। रास्ते में कई छोटे कस्बे आए। पहाड़ियों के बीचों में से सड़क बल खाती जाती, हवा में गर्द उड़ाती थी। हर स्टॉप पर अलग अलग लोग चढ़ते और उतरते, कुछ हंसते और कुछ ऊँगते। मैं लगातार शीशे से बाहर झांकता रहा, जैसे कोई नया जहान मेरा इंतज़ार कर रहा हो। शाम के करीब में शहर के एक पुराने बस अड्डे पर उतरा। वहाँ शोर था, गाड़ियाँ हॉर्न बजा रही थी, धुआं और गर्द चारों तरफ थी। मैंने ठीक जेब से वो पर्ची निकाली जिस पर होटल का पता लिखा था। मैंने वहाँ पर एक रिक्शे वाले से कहा, भाई इस जगह ले चलोगे? वो हंसा और बोला कि वहाँ तो बहुत कम लोग जाते हैं। मैंने कहा, मुझे नौकरी मिली है। वो एकदम से चौंक उठा, कहने लगा कि जैसा तुम चाहो। कुछ ही देर बाद रिक्शा सुनसान सड़क पर मुड़ा। दोनों तरफ सूखे पेड़ थे। उनकी टहनियाँ उठे हुए हाथों की तरह दिखाई दे रही थी। सूरज डूब चुका था और फिजा में हल्की सी ठंडक थी। आगे चलकर एक बड़ी मगर खामोश इमारत दिखाई दी जिसके ऊपर आधा टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था जिस पर हल्के अक्षरों में लिखा था, होटल मून व्यू। बोर्ड के नीचे कुछ बल्ब थे जो बार बार झिलमिलाते और बुझ जाते। मैंने बैग कंधे पर लटकाया और दरवाजे की तरफ बढ़ चला। दरवाज़ा धकेलने पर चरचराहट की आवाज़ आई। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे हवा ठहरी हुई हो। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था।
जो कि रिसेप्शन की मेज के ऊपर लटक रहा था। फर्श पर पुरानी कालीन बिछी हुई थी जिसकी सुर्खियां पीली पड़ चुकी थी। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीर लगी थी जिनके शीशे पर गर्द जमी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने उन्हें छुआ ही ना हो। मैंने आवाज लगाई, अस्सलाम वालेकुम, कोई है? पिछले दरवाजे से एक मध्यम उम्र का आदमी निकला। वो ठीक लंबे कद का था, गंजा सर, चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो कहने लगा, तुम नए आए हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने कागजात लिए नजर दौड़ाई, कहने लगा, ठीक है, कल सुबह से तुम्हारी ड्यूटी शुरू होगी। तुम्हें ऊपर कमरा नंबर 3 दिया जा रहा है। ये चाबी लो और याद रखो, रात के बाद ऊपर के दूसरे हिस्से में मत जाना, वहां स्टोर है। मैंने सर हिलाया और शुक्रिया अदा किया। उसने मेरे लिए एक कप चाय भी मंगवाई। चाय का जायका अजीब सा था, मगर थकान के बाद हर चीज अच्छी लगी। मैंने चाय खत्म की और चाबियां लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर की मंजिल खामोश थी, बस मेरे कदमों की आहट गूंज रही थी। कमरा खोला तो अंदर एक पलंग, एक मेज और एक पुरानी सी कुर्सी थी। खिड़की के बाहर सड़क दिखाई दे रही थी और दूर कहीं एक आधा बल्ब झिलमिलाता नजर आया। मैंने धीरे से अपना बैग रखा और थकान से बिस्तर पर गिर गया। अब ठीक रात के 11 बजे के करीब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई नीचे चल रहा हो। मैंने कान लगाया तो कदमों की आहट थी, कभी दूर कभी करीब। फिर खामोशी छा गई। मैंने खुद को समझाया कि शायद माली का कोई मुलाजिम होगा, मगर फिर दरवाजे के बाहर किसी चीज के सरकने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई वजनदार चीज खींची जा रही हो। मेरा दिल जोरों से धड़का, मगर मैंने हिम्मत की और चादर ओढ़ ली। आखिरकार पहली रात थी और शहर की पहली नौकरी थी। दिल में डर भी नया था। नींद कब आई पता ही नहीं चला। बस मुझे इतना यकीन था कि आने वाले दिनों में यह होटल मेरी किस्मत बदलने वाला है। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि यही इमारत मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अध्याय साबित होगी, क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने मुझे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहली रात गुजरने के बाद सुबह जब आंखें खुली तो बदन बोझिल था, जैसे कि रात भर किसी अनदेखे बोझ ने दबा रखा हो। मैंने वजू किया, नमाज पढ़ी और सीधा नीचे रिसेप्शन पर आ गया। होटल के मालिक ने रोजमर्रा के चंद काम बताए। मेहमान कम थे, बस 1-2 कमरे ही खाली नहीं थे, बाकी सब बंद पड़े थे। दिन भर अपने सारा काम किया और रात को जब मेरी ड्यूटी खत्म होने को थी तो मैंने देखा कि रिसेप्शन से ऊपर जाने वाली राहदारी के फर्श पर कुछ लकीरें सी बनी हुई थी। मैं करीब गया तो वो खून की तरह थी, मगर सूख चुकी थी। देखकर लगता मानो किसी ने लाश घसीटी हो या फिर किसी जख्मी इंसान ने वहां से गुजरने की कोशिश की हो। मैंने जेब से रुमाल निकाल कर रगड़ा, मगर वो निशान जाने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लगा जैसे मानो वो फर्श पर किसी टाइल के डिजाइन की तरह चिपक गए थे। मेरे दिल में एक अजीब सा खटका हुआ। मैंने मालिक को जब ये बात बताई तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि अरे ये पुरानी इमारत है, नमी और जंग की वजह से निशान पड़ जाते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। दोस्तों, मैंने उसकी आंखों में एक लम्हे को ऐसी झलक देखी जैसे वो कुछ जानता हो मगर छुपा रहा हो। खैर, रात के 11 बजे के करीब मैं ऊपर कमरे की तरफ जा रहा था। राहदारी के आखिर में अंधेरा था। मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई तो देखा कि वही खून की लकीरें आगे बढ़ती जा रही हैं। दिल में खौफ ने जगह बनाई, मगर अक्ल कह रही थी कि कुछ नहीं होगा। मैंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे नीचे के कमरे से हल्की सी आहट आई है, जैसे कोई आहिस्ता से खिसक रहा हो। मैं एकदम से रुक गया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक एक तेज और लंबी चीख गूंजी, जो कि शायद किसी औरत की थी। ऐसी चीख जिसमें जिंदगी नहीं थी, सिर्फ दर्द था। लंबी घुटी हुई आवाज जो दीवारों से टकराकर वापस मेरे कानों में आ रही थी। मेरा बदन कांपने लगा। मैंने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए, मगर वो आवाज जैसे मेरे अंदर समा गई थी। मैंने चुपचाप आंखें बंद कर ली और चंद आयतें पढ़ने लगा। कुछ लम्हों बाद सब कुछ शांत हो गया। मैंने नीचे जाकर दूसरे मुलाजिम नाजिर से कहा, तुमने सुना? उसने हंसते हुए कहा, भाई तुम नए हो, यहाँ ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। इसके करीब ही एक पुराना कब्रिस्तान है, शायद हवा के साथ पत्ते हिलते हैं, इसीलिए आवाज़ ऐसी लगती है। इतना कहकर उसने मुझे कहानी सुनाई कि यहाँ एक बूढ़ी औरत पागल हो गई थी। कहती थी
कि शौहर ने उसे धोखा दे दिया। वो अक्सर होटल के पीछे के कमरे में रहती थी। एक दिन सबने चीख सुनी, मगर दरवाज़ा खोला गया तो वो औरत नहीं थी, बस उसका दुपट्टा और खून के चंद धब्बे थे। बस तभी से कभी कभार यहाँ शोर सुनाई देता है, मगर तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा दिल कमज़ोर है, इसीलिए ज़्यादा सोच लेते हो। मैं चुप रहा। दिल के अंदर एक सर्द हवा चलती रही, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो कुछ तो गलत है। सच कहता हूँ, उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे छत के पंखे की हल्की सी आवाज़ सुनी, फिर नीचे से कोई भारी चीज़ घसीटने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा आहिस्ते से खोला। राहदारी खाली थी, मगर फर्श पर हल्की हल्की सुर्ख लकीर ताज़ा दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी कोई चीज़ खींची हो। मैं एकदम से अंदर हुआ और कमरा बंद कर लिया। फिर बाहर से एक दरवाज़ा बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से धक्का मारा हो। सच कहूँ तो उस वक्त मेरा कलेजा हलक में आ गया। मैंने आंखें ज़ोर से बंद कर ली। इसके ठीक अगली सुबह मैंने मालिक से पूछा कि नीचे के कमरे में कौन रहता है। वो कहने लगा कि वहाँ सामान रखा है, कोई नहीं जाता। मैंने कहा कि रात को वहाँ से शोर आता है। मेरी बात सुनकर वो अचानक खामोश हो गया। बोला कि ये पुरानी इमारत है, लकड़ी के दरवाजे हैं, अक्सर हवा चलने पर शोर करते हैं। मगर मैं साफ देख रहा था, उसके लहजे में एक झूठी सी नमी थी, जैसे वो खुद उन आवाज़ों से वाकिफ हो मगर मानने को तैयार ना हो। उस दिन दोपहर को जब मैं रिसेप्शन पर बैठा हुआ था तो एक बुजुर्ग आया। उसने चाय मंगवाई और बोलने लगे कि बेटा यह होटल काफ़ी पुराना है। मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने आह भरी और कहा मैं कभी यहाँ काम करता था, मगर बहुत कुछ देखने के बाद छोड़ दिया। इसके आगे उन्होंने कुछ ना कहा, बस उठकर चले गए। उनके जाने के बाद अजीब सा सन्नाटा छा गया। रात को ड्यूटी जब शुरू हुई तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग नहीं होगा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा माहौल बोझिल होने लगा। 12 बजे के करीब बाहर हवा थम गई, इमारत में खामोशी उतर गई। मैंने सामने के शीशे में अपना अक्स देखा, मगर एक लम्हे को लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, मगर शीशे में वो साया अब भी मौजूद था। मैंने घबराकर शीशे को साफ किया और दूर हट गया। उसी वक्त मेरे हाथों में हल्का सा जख्म आ गया और खून निकलने लगा, मगर उस वक्त मुझे अपने जख्म की नहीं बल्कि उस साए की फिक्र थी जो ठीक मेरी आंखों के सामने था और अब गायब हो चुका था। मैंने जाकर नासिर को बताया तो कहने लगा तुम थक गए हो, जाकर सो जाओ, मैं संभाल लूंगा। मैं चुपचाप अपने कमरे में दाखिल हुआ। वहां हल्की सी लाल रोशनी थी। ऐसा लगता मानो जैसे किसी ने बल्ब के आगे कपड़ा डाल दिया हो। मैंने पलंग पर बैठकर अपना मोबाइल खोला। मैंने चुपचाप कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। चंद आयतों के बाद वो लाल रोशनी हल्की होने लगी। फिर अचानक से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, लगातार 3 बार। मैंने कहा कौन, मगर जवाब नहीं आया। इसके बाद जब दोबारा दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला, मगर पूरी राहदारी में कोई नहीं था। बस दिखी तो एक ही चीज़, फर्श पर खून का कतरा गिरा हुआ था। मैंने नज़रें नीचे झुकाई तो कतरा आहिस्ते आहिस्ते दाग की शक्ल में फैलने लगा, जैसे कोई छुपा हुआ जिस्म वहाँ मौजूद हो जो कि देखने में नहीं आता। मैंने चुपचाप कलमा पढ़ा और दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह जब मैंने नीचे जाकर देखा तो रिसेप्शन के सामने भी सेम वही धब्बे थे और हवा में बोसिया पुरानी खून की बदबू थी। मैंने सफाई के लिए पानी गिराया, मगर वो दाग नहीं मिटे। उल्टा बाल्टी पानी डालने पर उनका रंग और गहरा हो जाता। मैंने नासिर को बुलाया तो उसने एक नज़र देखा और कहा कि छोड़ दो, तुम्हें तो सब जगह खून ही दिखाई देता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं एकदम खामोश हो गया, मगर दिल में तूफान मचा हुआ था। चंद रातों के बाद वही औरत की चीख दोबारा सुनाई थी, लेकिन इस बार वो करीब से थी, जैसे मेरे दरवाजे के पीछे कोई हो। और तो और मैंने पूरे वजूद के साथ खौफ महसूस किया। पसीना बदन पर बहने लगा। मैंने आहिस्ता से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और कान लगाया। अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई औरत सिसक रही हो। थोड़ी ही देर में अचानक से वो चीख गूंजी। वो चीख इतनी करीब थी कि मेरा दिल सा रुक गया। मैंने दरवाज़ा खोला, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। बस सर्द हवा का झोंका आया और चरचराहट की आवाज़ हुई।
जैसे कोई कदम उठाकर आगे चला गया हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो गली एकदम सुनसान थी, मगर एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि सामने इमारत की छत पर एक औरत सफ़ेद लिबास में खड़ी है, जिसके बाल खुले हुए हैं और वो आसमान की तरफ देख रही है। मैंने तुरंत आंखें मली तो वो गायब थी। सच कहता हूँ दोस्तों, इसके बाद मैं कई रातों तक सो ना सका। जब भी आंख लगती, ख्वाब में वही खून के धब्बे, वही चीख, वही लाल रोशनी दिखाई देती। मैंने कई बार सोचा कि ये सब मेरा वहम है, मगर हर सुबह कोई ना कोई निशानी नजर आती। किसी दीवार पर नाखूनों के निशान, तो कभी किसी कमरे के दरवाजे पर सुर्ख धब्बे, और कभी रिसेप्शन के शीशे पर धुंधलाक्स। मैंने नासी से कहा कि ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन वो हंसते हुए कहने लगा कि भाई, ये रोजी का जरिया है। यहाँ जो भी ज़्यादा सोचता है वो पागल हो जाता है। तुम बस अपने काम से काम रखो। मैं चुप हो गया, मगर अंदर से मेरा यकीन टूटने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक ख्वाब में हूँ या हकीकत में, मगर मैं ये जान चुका था कि ये इमारत सिर्फ ईंट और दीवारों की नहीं, बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसा भी है जो हमें देखता है, छूता है और फिर गायब हो जाता है। सच कहूँ तो मैंने कई रातें अल्लाह का नाम लेकर गुजारी, मगर उस औरत की चीख और खून के धब्बे मेरे साथ रहने लगे। धीरे धीरे मुझे यकीन हो चुका था कि ये सब कुछ आम नहीं है और मैं किसी ऐसी हकीकत के बीच आ गया हूँ जिससे निकलना मुमकिन नहीं था। एक दिन ठीक दोपहर के वक्त मालिक ने मुझसे कहा कि बेटा ज़रा बाजार से कुछ सामान ले आओ। चाय पत्ती खत्म हो चुकी है और चंद सफाई के सामान भी लेने हैं। मैंने लिस्ट पकड़ी और होटल से बाहर निकल गया। शहर का वो हिस्सा खामोश था। सड़क के किनारे सूखे पेड़ झुके हुए थे और हवा में गर्द उड़ती थी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि कुछ देर बाहर ताज़ी हवा तो मिलेगी, क्योंकि इमारत के अंदर हवा में घुटन महसूस होने लगी थी। खैर, बाजार ज़्यादा दूर नहीं था, मैं पैदल ही चला गया। मैंने ठीक दुकान से सारा सामान खरीदा और जब वापसी सड़क पार करने लगा तो एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने आकर रुक गया। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे बरसों का दुख समेटे हुए हो। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और ठीक आवाज में थरथराहट के साथ कहा कि बेटा, वो इमारत जहां से तुम आए हो, क्या तुम वहां रहते हो? मैंने उनसे कहा, जी काका, मैं वहां नौकरी करता हूँ, रिसेप्शन पर काम है। वो आदमी थोड़ी देर खामोश रहा और ठीक थोड़ी ही देर में उसकी आंखों में खौफ की झलक उभरी। उसने कपकपाते लबों से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो इमारत 10 साल से बंद है और वो पुलिस ने सील कर रखी है, वहां जाना मना है। मैं चौंक गया। मैंने कहा, काका, आपको गलतफहमी हो गई है। होटल तो चल रहा है, वहां मालिक भी है, मुलाजिम है और मेहमान भी कभी कभार आते जाते रहते हैं। वो दोबारा उसी आवाज में कहने लगा कि नहीं बेटा, वो जगह बंद है। वहां एक औरत का कत्ल हुआ था। उसके बाद से कोई भी इंसान इस इमारत में नहीं ठहरता, बल्कि शहर के लोग उसके करीब तक भी नहीं जाते। मैं हैरान खड़ा उसकी बातें सुनते रहा। उसने कहा कि लोग कहते हैं कि उस औरत की चीखें आज भी रात के वक्त सुनाई देती हैं और तो उसके खून के धब्बे आज भी फर्श से नहीं मिटाए जा सके। सुना है उसके शौहर ने उसे बहुत बेदर्दी से कत्ल किया है। सबसे बड़ी बात, उस होटल का मालिक उसका शौहर ही था और कोई नहीं। मैं काका की बातों पर हंस पड़ा। मैंने कहा कि काका, ये सब वहम है, पुरानी इमारतें ऐसी ही लगती हैं। काका ने मेरा हाथ जोर से थाम लिया और कहने लगे कि बेटा, मैंने अपनी आंखों से उस जगह का हाल देखा है। उस रात मैं वहीं से गुजरा था जब पुलिस ने लाश निकाली थी, और तो और उसके बाद दरवाजे पर ताला लगा दिया गया था। तुम्हें किसने वहां काम पर रखा? क्या तुम्हें मालिक का चेहरा याद है? मैंने सर हिलाया। हाँ, देखा तो है। काका एकदम से बोल पड़े, याद रखना, कुछ चीजें इंसान के रूप में नहीं आती, वो सिर्फ हमें आजमाने के लिए आती हैं। तुम्हारा दिल माने तो आज रात मत जाना वहां वापस। काका की बात सुनकर मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। मैंने उनसे कहा कि बाबा, मैं गरीब आदमी हूँ, नौकरी नहीं छोड़ सकता। घर में अम्मा और 4 बहनें हैं, उनके सहारे के लिए ही तो नौकरी कर रहा हूँ। काका उदास आंखों से मेरी तरफ देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोलो कि बेटा, अगर जाना ही है तो सूरह यासीन पढ़कर जाना और दरवाज़ा बंद करके सोना।
मैंने तुरंत हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़ गया। मेरे कदम थोड़ा चलते चलते भारी हो गए। उनकी बातें मेरे दिल में खंजर की तरह उतर गई। वापसी पर जब वही होटल नजर आया तो मुझे लगा कि जैसे ये इमारत मुझे घूर रही हो। उसकी खिड़कियां आंखों की तरह लग रही थी, जैसे खाली खला में ताक रही हो। मैं अंदर गया तो मालिक हमेशा की तरह रिसेप्शन पर बैठा था। मैंने चुपचाप सारा सामान उनके हवाले किया और बैठ गया। उसने मुझसे पूछा, सब खैरियत तो है? तुम परेशान लग रहे हो। मैंने कहा, बस रास्ते में एक बूढ़े से मुलाकात हुई थी। वो कह रहा था कि ये इमारत बंद है और यहाँ कोई कत्ल हुआ है। मेरी बात सुनकर मालिक जोर से हंसने लगा। कहने लगा कि अरे, लोग कहानियां बनाते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो वरना दिमाग खराब कर लोगे। मैंने जब मालिक की आंखों में देखा तो साफ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। सच कहता हूं, उस दिन रात भर वो बूढ़े की बातें मेरे जहन में गूंजती रही। मैंने कई बार खुद से कहा कि ये सब इत्तेफाक होगा, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं बिस्तर पर लेटकर छत की तरफ देखने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छत पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मैंने आंखें बंद कर कर कलमा पढ़ा और चादर मुंह पर डाल ली, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह जब उठा तो बदन थका हुआ था, आंखें सुर्ख थी। नासिर ने पूछा, क्या हुआ, रात में सोई नहीं? मैंने कहा, बस कुछ सोचता रहा। नासिर एकदम से हंस पड़ा। कहने लगा कि इस जगह के बारे में ज्यादा सोचना नहीं, यहाँ जो भी ज्यादा सोचता है वो खुद से लड़ने लगता है। उस वक्त मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। दोपहर को मैंने होटल के पीछे वाले हिस्से की तरफ रुख किया। वहां एक पुराना बागीचा था जो कि झाड़ झकार से भरा हुआ था। दरमियान में एक पथरीला रास्ता था जो कि पिछले दरवाजे तक जाता था। मैंने देखा कि दीवार के साथ एक जगह पर जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था, जैसे बरसों से खोला ना गया हो। मैंने हैरत से उसे देखा तो एक ठंडी सी लहर मेरे बदन से गुजर गई। वहां जमीन पर कुछ गहरे धब्बे थे जिनका रंग अब स्याही में बदल चुका था। मैंने उंगली से छुआ तो महसूस हुआ कि वो निशान खून के जैसे थे। मैं एकदम से पीछे हट गया, दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसी शाम मैंने फैसला किया कि बस एक बार उस बूढ़े से दोबारा बात करो ताकि दिल का शक दूर हो सके। अगले दिन जब मैं बाजार गया तो वही बुजुर्ग मस्जिद के दरवाजे पर बैठे तस्बीह कर रहे थे। मैंने जाकर उन्हें सलाम किया और पास बैठ गया। वो मुझे देखकर कहने लगे कि तुम वापस चले गए। मैंने कहा, जी हाँ, मगर क्या करो, मैं वहां रहने पर मजबूर हूं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। काका कहने लगे, तुम्हारे जैसा एक नौजवान 10 बरस पहले नौकरी करने आया था। उसका नाम आरिफ था, वो भी गरीब था। वो ठीक अपनी माँ बहनों के लिए वहां काम करता था। 1 महीने बाद लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली, मगर मैं जानता हूं कि उस रात उसकी चीखें पूरे मोहल्ले वालों ने सुनी। उसके बाद वो जगह मनूस हो गई। बेटा, अब अगर तुम्हें अपनी माँ बहनों से मोहब्बत है तो वहां मत वापस जाना। मैंने काका के कदम छुए और इजाज़त ली, मगर दिल में एक अजीब सा बोझ बैठ गया। मैंने वापसी पर सोचा कि अगर ये सब सच है तो फिर मैं किसके साथ रह रहा हूँ। जो मालिक खुद को इंसान कहता है वो दरअसल है क्या? उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट इतनी सर्द क्यों लगती है? उसके कमरे से रातों को जलने बुझने वाली रोशनी कहाँ से आती है? चलते वक्त रास्ते में ये सारे सवाल मेरे जहन में गूंजते रहे। बार बार दिल बस यही कह रहा था कि कुछ तो छुपा हुआ है, मगर क्या करता। दूसरी तरफ गरीबी का खौफ था। मैं जानता था अगर ये नौकरी छोड़ी तो गांव में फिर से वही दिन शुरू हो जाएंगे। मेरी अम्मा दिन रात दुआ करती है कि मैं शहर में जम जाऊं। आखिर मैं कैसे उनकी उम्मीदें तोड़ दूं? मैंने जाते ही मालिक से कहा कि मुझे 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। उसने बिना झिझके हाँ में सर हिला दिया और मैं चुपचाप गांव वापस आ गया। मैं बस यही चाहता था कि कुछ दिन सुकून से ले सकूं। घर पहुंचने के बाद मैंने अम्मा को गले लगाया तो आंखों में से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी बहनों को देखा तो वो खुश थी कि भाई शहर से आया है, मगर उनके चेहरों पर गरीबी के लगेरे वजह थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर मैं भाग गया तो उनका क्या बनेगा, मगर नींद नहीं आती थी। जब भी आंख बंद करता
तो बूढ़े की आंखें सामने आ जाती, जिसमें खौफ की धुंध भरी थी। सच कहता हूं, मैंने कई रातें जाग कर गुजारी। कभी अम्मा के कमरे के बाहर बैठा रहता, तो कभी छत पर जाकर आसमान देखता रहता और सोचता कि क्या वाकई जिन्नात का वजूद है। क्या वो औरत की चीख है जो मैंने सुनी थी किसी रूह की पुकार थी। ऐसे ही एक रात सब सो गए तो मैं चुपचाप घर से बाहर निकला, खेतों की तरफ चला गया। चांद की हल्की रोशनी में गन्ने के पौधे झूल रहे थे। मैं ठीक उनके बीच चलता गया और अपने दिल से लड़ता रहा। आखिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं दोबारा वापस जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर यह इमारत वाकई मनूस है, उसकी हकीकत देखना चाहूंगा, क्योंकि जिंदगी का रास्ता भागने से नहीं बल्कि सामना करने से निकलता है। मैंने वजू किया, 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ मांगी कि अगर ये जगह मेरे लिए नुकसानदेह है तो मुझे कोई ना कोई निशानी दिखा दे, वरना मेरा दिल मजबूत कर दे, ताकि मैं अपने खानदान का सहारा बन सकूं। अब ठीक अगली सुबह मैं दोबारा शहर के लिए रवाना हो गया। बस में बैठे हुए मेरे दिल की धड़कनें तेज थी, जैसे हर मोड़ पर कोई मेरा पीछा कर रहा हो। रास्ता लंबा लग रहा था। मैंने खुद से कहा, अगर खतरा है तो खतरा मोल लेकर भी रोजी की राह इख्तियार करनी है, क्योंकि भूख और गरीबी का साया किसी भी भूत से कम नहीं होता। मैंने सोचा कि अगर वहाँ सच में कोई भटकती रूह है तो मैं कुरान की तिलावत से उसे सुकून दूंगा, और अगर ये सब वहम है तो मेरा दिल संतुष्ट हो जाएगा। अब ठीक बस जब शहर में दाखिल हुई तो सूरज डूबने के करीब था। मैंने वही रास्ता इख्तियार किया जिस पर पहली बार गया था, मगर आज हवा ज़्यादा भारी लग रही थी। हर शय जैसे खामोश हो चुकी थी। मैंने चुपचाप दरवाजे पर दस्तक दी। चरचराहट की आवाज़ आई। अंदर पहले की तरह ही अंधेरा था। मैंने कदम रखा और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी। बस मन में एक ही बात थी कि अब मैं डरने नहीं आया था, अब मैं सच जानने आया था। वो इमारत मेरा खौफ भी थी और मेरे इम्तिहान भी, लेकिन मैं तैयार था उसके हर राज से पर्दा उठाने, चाहे अंजाम कुछ भी हो, क्योंकि भूख से लड़ने वाले आदमी के लिए खौफ की मौत भी एक मामूली मौत बन जाती है। बस इसी यकीन के साथ मैंने पहला कदम रखा जहां मेरी किस्मत मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों पर मकड़ी के जाले मजीद गहरे हो चुके थे और खिड़कियों से आती रोशनी भी जैसे मुर्दा सी लगती थी। आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ता गया और अचानक मेरी निगाह फर्श पर पड़ी, जहां पुराने खून के धब्बे अब पहले से ज्यादा नुमायां हो गए थे। देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने ताज़ा खून छिड़का हो। हर बार ऐसे ही लगता कि जैसे किसी लाश को घसीटकर आगे की तरफ ले जाया गया हो। पर मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। मैंने खुद को संभाला और अंदर बढ़ गया। होटल के मालिक का कमरा मेरे सामने था। बस एक बात थी, वो खुद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाहर से आवाज़ दी, मगर जवाब नहीं आया। मगर फिजा में हल्की सी एक आवाज़ सुनाई दी। शायद किसी ने बहुत करीब से मेरा नाम लिया। मैंने पलटकर देखा तो कोई ना था, बस हवा का झोंका और बंद कमरे की चरचराहट। मैंने ठीक अपने जेब से चाबी निकाली और पुराने कमरे की तरफ गया, ठीक जिसके दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। मैंने जैसे ही उस ताले को छुआ तो ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत गर्म हो गया हो। पर खैर, मैंने हिम्मत की और उसे खोल दिया। दरवाज़ा चरचराते हुए खुला। मेरे सामने एक कमरा था जिसमें अंधेरे इस कदर था कि रोशनी अंदर दाखिल होते ही दम तोड़ गई। मैंने जैसे ही रोशनी जलाई तो फर्श पर वही धब्बे अब भी मौजूद थे, पर दीवार के बीचों बीच एक तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें बिल्कुल बंद थी। चेहरे पर सुकून और दर्द का एक अजीब सा मिश्रण था। मैंने कुछ लम्हे उसे देखा तो लगा जैसे उसके होठों पर हल्की सी हरकत हुई हो। मैं एकदम से पीछे हटा, दिल धड़कने लगा। ठीक उसी वक्त कमरे के पिछले हिस्से से हल्की सी आह निकली, जैसे किसी ने दबी आवाज में रोना शुरू किया हो। वो पल इतना भयानक था कि मैं भागकर बाहर आ गया। पसीना माथे पर जम गया
और हाथ कांपने लगे। यूँ समझिए कि अभी मैंने खुद को संभाला ही था कि तुरंत मालिक सामने आ गया। मालिक ने ठीक वही अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अंदर गए थे ना? मैंने हिचकिचाते हुए सर हाँ में हिला दिया। ये वही कमरा है जहाँ हादसा हुआ था। आज से 10 साल पहले एक औरत ने खुद को यहीं ख़त्म किया था। पुलिस ने रिपोर्ट भी बनाई, मगर हकीकत कोई जान न सका। मैंने उनसे तुरंत पूछा, वो औरत कौन थी? मालिक ने तुरंत नज़रें नीचे की तरफ झुकाई। कहने लगा कि मेरा ताल्लुक था उससे। वो यहाँ मेहमान बनकर आई थी और फिर हमेशा के लिए यहीं की हो गई। बस उसी के बाद ये इमारत ऐसी हो गई कि कोई यहाँ ठहर नहीं पाया। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुझसे झूठ बोल रहा है, मगर उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो खुद अंदर से मुर्दा हो। अचानक वो कहने लगा कि अरे, अपने काम पर ध्यान दो, ये तुम मुझसे क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? दोस्तों, रात गहरी हो चुकी थी। मैं रिसेप्शन पर बैठा हिसाब किताब देख रहा था कि अचानक पीछे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मुझे लगा शायद कोई होगा, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। बस हवा की एक ठंडक थी, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से गुजरा हो। मैंने चुपचाप दरवाज़ा बंद किया, मगर उसी लम्हे में एक ऐसी सरगोशी सुनाई दी जैसे किसी ने बहुत ही आहिस्ता मगर बड़े ही प्यार से कहा कि आप वापस क्यों जा रहे हो? क्या तुमने वापस जाने का फैसला कर लिया? मैंने तुरंत पलटकर इधर उधर देखा तो अचानक एक जगह के कोने में मुझे एक अजीब सा साया दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल बूढ़े आदमी जैसा चेहरा मगर धुंधला हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैं एकदम खड़ा होकर उसे देखता रहा। उसने अचानक उंगली उठाकर अपनी ओर आने का इशारा किया। उसने कहा कि यहाँ कोई टिक नहीं सकता, मगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने तुरंत ज़बान पर कलमा लाया, मगर आवाज़ हलक में अटक गई। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो साया अचानक किसी धुएं की तरह हवा में उड़ गया। मैं एकदम से पीछे हटकर दीवार से लग गया। मेरी सांस एकदम से फूलने लगी। मैंने तुरंत कमरे से बाहर भागने का फैसला किया। मैंने अपनी चीज़ें समेटी और बाहर की तरफ भागा। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगा, पर वो अंदर से बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से धक्का दिया। तब एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने दूसरी तरफ से मुझे रोका है। अचानक दरवाज़ा खुल गया और मैं ठीक अंधेरे में निकल आया। मैं बंद आंखें किए गलियों में दौड़ता गया, जब तक कि वो इमारत मेरी नज़र से गायब न हो जाए। मैंने भागते भागते मुड़कर देखा तो पाया कि वो इमारत अब अंधेरे में डूबी हुई थी, मगर उसकी खिड़की में एक लाल रोशनी झिलमिल कर रही थी। देखकर ऐसा लगता था जैसे अब भी कोई वहाँ पर आराम से सांस ले रहा हो। लेकिन मैं भागता हुआ किसी तरह गाड़ी में बैठ गया। पूरे रास्ते भर दिल मेरा कांपता रहा, मगर साथ एक सुकून भी था, जैसे मैं किसी भारी कैद से आज़ाद हुआ हूँ। मैंने जैसे ही बस से शीशे से बाहर झाँका तो शहर की रोशनियाँ पीछे रह गई। जैसे तैसे मैं अपने गांव पहुंचा। अम्मा दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी। उनकी आंखों में खुशी और चिंता दोनों थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम वापस आ गए। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा वो जगह अच्छी नहीं है, वहाँ अजीब चीज़ें हैं, मैंने छोड़ दी है। अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया, मगर मेरे अंदर एक खालीपन बाकी रहा, क्योंकि रात को जब सो गए तो मैं बिस्तर पर लेटा, मगर नींद नहीं आई। कमरे में हल्की सी हवा चल रही थी और ठीक खिड़की के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने चुपचाप चादर ओढ़ ली, लेकिन वो आहट मुझे मेरे बगल से सुनाई दी, जैसे कोई चलकर दरवाजे तक पहुंच गया हो। मैंने चुपचाप आंखें बंद कर ली, दिल में आयतुल कुर्सी दोहराई, लेकिन इसके बाद भी अगले ही पल मुझे एक जाना पहचाना फुसफुसाना सुनाई दिया। वही आवाज़ जो इमारत में मैंने सुनी थी। वो मुझसे कहने लगी
कि तुम वापस तो आ गए हो, मगर याद रखो कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ जगह बदलती हैं। दोस्तों सच कहता हूँ, मैंने अपनी चादर के अंदर बहुत सारा पसीना महसूस किया, मगर हिम्मत ना हो सकी कि अपनी आंखें खोल सकूं। अब ठीक जैसे ही सुबह हुई तो सूरज की रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी, मगर दिल अब भी भारी था, जैसे रात का साया अभी बाकी हो। मैंने उठकर जब अम्मा को देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है। मैंने अम्मा से कहा, कुछ नहीं अम्मा, नींद पूरी नहीं हुई। अम्मा ने कहा, कोई डरावना सपना तो नहीं देखा? मैंने अचानक उनके हाथ चूमे और कहा कि अल्लाह ने बचा लिया। अम्मा, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अंदर से बदल देती हैं। दोस्तों, एक बार को तो मेरे को ये भी लगा कि ज़िंदगी शायद अब मासूमियत पर आ जाएंगी, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए रातों को वही ख्वाब आने लगे, जैसे कि वो इमारत मुझे बार बार बुला रही हो। दोस्तों, मैंने अचानक फैसला कर लिया कि अब मैं वहाँ काम नहीं करूँगा, और सच कहूँ तो अब मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ। सूरज डूबते ही मैं जल्दी सो जाता हूँ, मगर कभी कभी हवा के झोंके के साथ वही सरगोशी सुनाई देती है, वही अल्फाज, वापस क्यों चले गए हो। बस मैं आंखें बंद करके कुरान की आयत दोहराता हूँ। शायद वो रूह अब भी वहाँ भटक रही है, शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, मगर अब मैं सुनना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ दरवाजे अगर एक बार खुल जाएं तो इंसान की ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। बस ठीक उस रात के बाद मैं वहाँ नहीं रहा जो कभी उस इमारत में कदम रखने से पहले था। गांव वापस आकर मैंने अपने खेतों का काम शुरू किया। गन्ने की फसल में दिन रात मेहनत की, नहीं मालूम, पर ऊपर वाले ने मेहरबानी की, मेरी पूरी फसल अच्छी हुई और मैंने जो पैसे कमाए वो अम्मा को दे दिए। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि होटल वाली पहली तनख्वाह जो मेरे पास आई वो मेरे हिसाब से ज़्यादा थी, मगर मैं क्या करता, अब मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया है। तो ठीक ये राज मैं किसी को बयां नहीं करता। मैंने बस अपनी मेहनत जारी रखी, और जैसे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हालत बेहतर हुए, मैंने कभी किसी को पूरा किस्सा नहीं बताया। दोस्तों सच कहता हूँ, आज मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बीवी बच्चे, रोज़गार सब है। बस आप यूँ समझिए कि फसल उठाने के बाद मैंने चारों बहनों को बिल्कुल इज्जत के साथ गांव में ही रुखसत कर दिया। सबके सब अपने घर में खुशहाल हैं। बस कभी कभार कोई मुश्किल आती है तो वो अक्सर मुझे याद करती हैं, और मैं दिल से उनकी खिदमत के लिए पहुंच जाता हूं। दोस्तों सच कहता हूं, मैं इस किस्से को सच्चाई के साथ आपके सामने रख रहा हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जो लफ्ज़ों में पूरी तरह बयां नहीं हो पाई, मगर आप जो महसूस करते हैं, अगर कभी उसी गली से गुजरें और ठीक अगर आप मुझसे यही पूछें कि क्या मैं दोबारा उस इमारत के करीब गया, तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने वो राज अपने साथ ले लिया। पर आज के दिन जब मैं कामयाब हूँ तो बस एक ही दुआ है कि अल्लाह हम सबको इन चीज़ों से दूर रखे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कभी भी ऐसी जगह नौकरी करने जाएं जहाँ दिल कहे कि इन चीज़ों में ठीक नहीं, तो सुन ले, कभी कभार बूढ़े लोगों की कही बातें सिर्फ कहानी नहीं होती, वो बिल्कुल हकीकत से परे होती है। और सबसे बड़ी बात, हकीकत को नज़रअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। धन्यवाद।